बस बेटा बहुत हम लोग रो लिए सैयारा को देख देख के। अब अगर एग्जाम का पेपर सही से नहीं करेगा तो फिर उसके बाद रोएगा, जितना सैयारा में रोया है उससे ज्यादा रोएगा। तो डोंट वरी, आपको हम रोने नहीं देंगे दोबारा। तो यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं साइंस का जो आपका एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम। उसमें आपका जो हाफ ईयरली में जो सिलेबस है उसका हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें सारे पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग करेंगे एग्जाम क्रैकर क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 से, क्योंकि चैप्टर 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, छोटा चैप्टर है तो वहां पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 2, दैट इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, वहां पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा। केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हु डिस्कवर द सेल, सेल का डिस्कवरी किसने किया। तो आराम से आप लिखिएगा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन कॉर्क यूजिंग ए माइक्रोस्कोप एंड डिस्क्राइब देम इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। यहाँ पे ईयर आपको लिखना जरूरी नहीं। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, किसको बोलेंगे, ल्यूनहुक को बोलेंगे। तो एंटोनी वान ल्यूनहुक, बिकॉज ही फर्स्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल यूजिंग इंप्रूव माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हम इस थ्योरी से दे चुके हैं। तो एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और उसका आंसर किसका लिखना है ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे अच्छा से लिखना है। कैसे लिखेंगे, एंटोनी वान ल्यूनहुक इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हो गया। थोड़ा सा और उसको बड़ा करना है तो उसका रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज ही फर्स्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स यूजिंग हिज इंप्रूव माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ए सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज इट कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं सेल को, सेल होता क्या है तो उसको डिफाइन कर दीजिए। ए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल लाइफ प्रोसेस ऑकर इनसाइड सेल। समझ गए, सारे पॉइंट्स क्लियर है, क्योंकि सारा का एक्सप्लेनेशन हम बहुत बार दे चुके हैं। एक तो वन शॉट में दिए हैं और पार्ट वाइज जो पढ़ा है वहां पे दिए हैं और लाइव क्लास में दिए हैं। ठीक है, तो समय कम है और इसको पूरा करना है, इसीलिए आप क्वेश्चन देखिए और उसका सॉल्यूशन देखिए। स्टेट थ्री डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लांट सेल और ये हो गया आपका एनिमल सेल। ठीक है, लाइनिंग नहीं बन पाया है। तो प्लांट सेल में क्या होगा, सेल होगा, सॉरी सेल वॉल होगा, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होगा, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल या एब्सेंट वैक्यूल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में क्या लेवल्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या होता है सेल, सेल से मिलकर क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये पैटर्न आपको लिख देना है। ये सभी क्वेश्चन आपका जितना टॉपिक्स है वहां से हम इसको उठाएं जिससे कोई टॉपिक्स आपका छूटे नहीं। तो अच्छा से कर लेना, क्योंकि इसमें से अगर क्वेश्चन छोड़ा तो फिर एग्जाम छूटेगा। ठीक है, तो पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इसको कर लो। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ वन एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल आपको बता देना है। ठीक है, बैक्टीरिया का राइजोबियम याद रखिएगा, प्रोटोजोआ का अमीबा, पैरामेसियम भी आप याद रख सकते हैं, फंगी का ईस्ट, ठीक है ईस्ट लिख सकते हैं, माउल्ड लिख सकते हैं, एल्गी का एस्पिरुलिना लिख सकते हैं, वायरस का इन्फ्लुएंजा वायरस। ये आप एक एक एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेम 2 यूजफुल माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, द प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एसिड्स और गैसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ईस्ट क्या फर्मेंट करेगा, ब्रेड और केक्स को बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड।
लैक्टोबैसिलस फर्मिनेट करेगा किसको, कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन इट, तो क्लियर आंसर है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एयर इनटू यूजुअल कंपाउंड फॉर प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स और लिग्यूम्स हेल्प इन दिस प्रोसेस। क्लियर है, तो नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। वो कहां प्रेजेंट होता है, तो वो जो रूट नोड्यूल्स होता है प्लांट्स का उसमें प्रेजेंट होता है। किस प्लांट के, लिग्यूम्स प्लांट्स के। अगला है व्हाई इज स्पिरुलिना कॉल्ड ए सुपर फूड। ठीक है, तो सुपर फूड हम लोग स्पिरुलिना को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 60% क्या होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है और इसमें बहुत कम फैट होता है। इट इज हाईली न्यूट्रियस सो इट इज कॉल्ड एज सुपर फूड। क्वेश्चन नंबर 10, राइट 3 यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको 3 यूज लिख देना है, तो बहुत सारा यूज लिख सकते हैं, ये फूड में यूज हो रहा है, बट यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड लिखना है। तो आप लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इनटू मैन्यूर, ये मैन्यूर बनाने में काम आता है, बायोगैस प्रोडक्शन में ये काम आता है और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में ये काम आता है। तो ये सारा पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, द 3 यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट आर फॉलोइंग, और पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन का जो आंसर है पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज जो होता है आसान होता है पढ़ना और टीचर्स उसको आसानी से पढ़ लेते हैं, अच्छा भी लगता है और पूरा क्लियर वो मैसेज दे देता है जो क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू पिकल्स एंड जाम्स स्टे प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक जो पिकल्स होते हैं, जो जाम होते हैं, वो कैसे प्रिजर्व रहते हैं, कैसे ठीक रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। बिकॉज लिखिएगा, बिकॉज दे कंटेन हाई सॉल्ट और शुगर concentration prevents microbial growth so pickles and jams do not spoil easily। उसमें क्या होता है, सॉल्ट और शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हाई होता है, जो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ से क्या करता है, रोकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई आर वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज दे आर नॉट सेलुलर, दे आर नॉट सेलुलर, या इसी को आप लिख सकते हैं दे आर ए सेलुलर मीन्स नॉट मेड अप ऑफ सेल। ये ए सेलुलर होते हैं, मतलब ये सेल से नहीं बने होते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए लिविंग होस्ट सेल, तो ये केवल लिविंग सेल में ही अपना ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें बेस्ड हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रवीज मदर लेफ्ट डो विथ ईस्ट इन ए वार्म प्लेस आफ्टर 4 आवर्स द डो बिकम सॉफ्ट एंड फ्लॉपी विथ ए डिफरेंट स्मेल। रवि की मदर है, कुछ देर के लिए डो को, जो गुदा हुआ आटा होता है, उसको छोड़ देती है और उसमें ईस्ट डाल के छोड़ देती है, वार्म प्लेस पे रखती है। 4 घंटे के बाद आफ्टर 4 आवर्स जो डो है वो सॉफ्ट और फ्लॉपी हो जाता है और उसका स्मेल चेंज हो जाता है। अब इस पे आपको क्वेश्चन करना है, व्हाई डिड द डो राइज, डो क्यों राइज हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट ने क्या किया, ठीक है, ईस्ट ने फर्मेंटेशन किया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड। नेम वन मोर फूड वेयर ईस्ट इज यूज्ड, एक और फूड बताइए जिसमें ईस्ट जो है यूज होता है, ठीक है। तो किसमें होता है, बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, ठीक है, ये सब में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है केस स्टडी 2 सावर कर्ड से रिलेटेड है। स्नेहा प्लेस्ड lukewarm milk with curd in a bowl A and cold milk with curd in bowl B. After 6 hours, bowl A turns into curd, but bowl B did not. स्नेहा क्या करती है, ठीक है, lukewarm मिल्क, हल्का गर्म मिल्क लेती है और उसमें कर्ड को डाल देती है, ठीक है। दूसरा जो है कोल्ड मिल्क लेती है और उसमें कर्ड को डाल देती है। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, और दोनों बॉल को, ठीक है, जो प्याला है दोनों बॉल को क्या करती है, रख देती है, ठीक है। 6 आवर बाद जो है बॉल ए वाला जो था आपका मिल्क वो कर्ड में चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे जो बी वाला है वो कर्ड में चेंज नहीं होता है।
क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। तो क्वेश्चन है व्हाई वाज कॉड फॉर्म्ड ओनली इन बॉल ए। तो बॉल ए में टेम्परेचर ठीक ठाक है, तो बॉल ए में वार्म टेम्परेचर है, इसीलिए यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छा होगा और मिल्क से कॉड बन जाएगा। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स मिल्क टू कॉड, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क को कॉड में बदलता है, तो क्या हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। व्हाट मेक्स कॉड सावर टेस्ट, ठीक है, कॉड का सावर टेस्ट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इस तरह का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका हॉट्स क्वेश्चन। तो हॉट्स क्वेश्चन से घबराना नहीं है, हॉट्स क्वेश्चन मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन। वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इन हर गार्डन अंजलि बरीड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पील्स इन सॉइल। आफ्टर 3 weeks she observed the waste had turned into dark color manure. अंजलि क्या करती है, अपने गार्डन में वेजिटेबल पील्स को सॉइल के अंदर वो क्या करती है, दबा देती है। 3 weeks आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 3 weeks वो देखती है जो वेस्ट है वो डार्क कलर का मैन्योर बन चुका है। अब क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन दिस प्रोसेस, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज दिस मैन्योर बेनिफिशियल फॉर सॉइल, व्हाट वुड हैपन इफ दिस माइक्रोब्स डिड नॉट एग्जिस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है। दूसरा है आपका व्हाई इज दिस मैन्योर बेनिफिशियल फॉर सॉइल, सॉइल के लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि ये आपका नेचुरल हो गया, ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेगा सॉइल में, ठीक है। तो यह एक आपका नेचुरल फर्टिलाइजर हो गया जो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेगा सॉइल में और उसके फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है रिसाइकल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सॉइल जो होगा उसका फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। केस स्टडी 4 करते हैं हम लोग, लिग्यूम क्रॉप्स पे है। 2 farmers A and B grew crops. Farmer A planted wheat using nitrogen fertilizer. Farmer B planted peas without using fertilizer. तो 2 फार्मर है A और B। फार्मर A जो है प्लांट लगाता है, नाइट्रोजन का यूज करता है, प्लांट फार्मर B जो है वो प्लांट लगाता है, उसमें फर्टिलाइजर का यूज नहीं करता है, ये नहीं करता है और A वाला करता है, ठीक है। तो एक जो है फार्मर नाइट्रोजन का यूज कर रहा है और बी वाला नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन है व्हाई डिड फार्मर बी नॉट यूज फर्टिलाइजर, फार्मर बी जो है फर्टिलाइजर का यूज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लिग्यूम प्लांट्स लगा रहा है, लिग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन उसको खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है, रूट्स के द्वारा, इसीलिए वह जो है नाइट्रोजन का यूज नहीं कर रहा है। नेम द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लिग्यूम रूट्स, लिग्यूम जो रूट्स होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। What is the process carried out by this bacteria called, इस बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायरस से रिलेटेड है। ड्यूरिंग मानसून मेनी चिल्ड्रेन इन ए विलेज सफर फ्रॉम वायरल फीवर। अब क्वेश्चन है वायरस क्या है, तो वायरस क्या अभी आपको बता चुके हैं, यह ए सेलुलर होता है जो लिविंग सेल में ही अपने आप का ग्रोथ बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है। वाई इज वायरस कंसीडर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये सेल से नहीं बना है और यह अपने आप का ग्रोथ बढ़ाता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, कब, जब ये लिविंग सेल में जाएगा। राइट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरस, वायरस का 1 हार्मफुल इफेक्ट लिख दीजिए। तो यह डिजीज देता है प्लांट्स को और एनिमल को, बैक्टीरिया को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगला है चैप्टर 3 से रिलेटेड द अल्टीमेट ट्रीजर हेल्थ। अगला है चैप्टर 3 से हेल्थ द अल्टीमेट ट्रीजर। डिफाइन हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्थ को डिफाइन कर देना है। हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है जी आप डिजीज फ्री हैं, हेल्थ का मतलब है जी आप कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशल कनेक्टेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
राइट फॉर गुड हैबिट फॉर स्टेइंग हेल्दी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेल्दी रहने के लिए आपको कुछ हैबिट्स लिखना है, 4 हैबिट्स। तो सबसे पहले आपको बैलेंस डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है, एनफ स्लीप लेना है, और उसके बाद मेंटेन क्लीननेस एंड हाइजीन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज, गिव 2 एग्जांपल्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप लिख सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, 2 एग्जांपल लिखना है, ये भी आप लिख सकते हैं। इम्यूनिटी क्या है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो बॉडी का जो डिफेंसिव पावर है, जो डिजीज से फाइट करता है और हम लोगों को डिजीज से प्रिवेंट करके रखता है, दैट पावर इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अगला है व्हाट इज ए वैक्सीन, हाउ डज इट वर्क। वैक्सीन क्या होता है, कैसे काम करता है। A vaccine is a preparation of weakened or dead germs. It trains the immune system to recognize and fight harmful pathogens, preventing disease. तो वैक्सीन जो होता है, ठीक है, वैक्सीन में वीक और इनएक्टिव और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे ही बॉडी में इंटर करता है तो यह सेल को टीच करता है जो इन्फेक्शन से कैसे फाइट करना है। अगला क्वेश्चन है नेम एनी 3 कम्युनिकेबल डिजीज। एकदम सिंपल है, लिख लीजिएगा, ठीक है। और किससे वो ट्रांसफर होता है, किसके कारण होता है, वो भी लिखना है। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कारण, इन्फ्लुएंजा वायरस कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ कारण। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, और ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से, और इससे सारा टॉपिक्स आपका चैप्टर का सभी क्लियर हो जाएगा, कोई टॉपिक्स आपका छूटेगा भी नहीं। तो पहला जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, याद रखिएगा, किससे बना था, फंगी से बना था। कौन बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होता है जो किससे फाइट करता है, किसको वो स्टॉप करता है, उसके ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। मेंशन 3 कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होता है उससे रिलेटेड आपको कॉज बताना है। तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, पुअर डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, पॉल्यूशन और जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स होगा किसके रिगार्डिंग, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसके रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है राइट 3 वेज टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको, ठीक है, 3 वे बताना है। तो वॉश हैंड्स रेगुलरली एंड मेंटेन हाइजीन, कवर माउथ एंड नोज व्हाइल कॉफिंग स्नीजिंग, ड्रिंकिंग सेफ वाटर एंड ईट प्रॉपर्ली कुक्ड फूड। फूड से बचना है, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से आपको बचना है, और तीसरा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वॉश हैंड्स एंड मेंटेन हाइजीन। अब हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट ड्यू टू फ्लू। बहुत सारे क्लासमेट जो है फ्लू से क्या है, सफरिंग कर रहे हैं। सम स्टिल अटेंड स्कूल कॉफिंग एंड स्नीजिंग। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, स्कूल कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाट इमीडिएट स्टेप शुड द स्कूल टेक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो स्कूल को इमीडिएट एक्शन क्या ले सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ शुड यू रेस्पॉन्ड इफ योर बेंच पार्टनर शोज फ्लू सिम्टम। तीसरा हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये आपसे रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर आप ही को देना है। तो स्कूल वाला क्या करेगा, जो, ठीक है, जो इन्फेक्टेड स्टूडेंट है उनको पहले सेपरेट कर लेगा, और जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको मास्क लगा देगा। इन्फेक्टेड को भी मास्क लगाएगा और जो नॉन इन्फेक्टेड है उसको भी मास्क लगाएगा। और जो इन्फेक्टेड है अगर सीरियस है तो उनको गार्जियन को कॉल करेगा, बुलाएगा, ठीक है, और कल से आने के लिए मना करेगा, जो कुछ दिन रेस्ट ले लीजिए, जब ठीक हो जाएगा तब आइएगा। आपका काम क्या है, आप उसको प्यार से पोलाइटली समझाइएगा कि बाबू देख तेरा तबीयत ठीक नहीं है, खुद भी इन्फेक्टेड है, सबको भी इन्फेक्टेड करेगा तू, इसलिए मास्क लगा ले, मैं भी मास्क लगा लेता हूँ, और कोशिश कर जो छुट्टी लेके घर चले जा, या कल से तू कुछ दिन रेस्ट ले ले। अगला है मलेरिया से रिलेटेड आपका केस स्टडी है। योर फैमिली प्लान्स टू विजिट ए सिटी वेयर मलेरिया इज कॉमन। आपका जो फैमिली है वो प्लान कर रहा है ऐसा सिटी जाने का जहां पे मलेरिया जो है कॉमन है, लेकिन घूमना है तो कुछ ना कुछ प्रिकॉशन आपको करना है। तो क्या प्रिकॉशन आप कीजिएगा,
नेम द पैथोजन दैट कॉज मलेरिया, मलेरिया किस पैथोजन से होता है। हाउ कैन मॉस्किटो ब्रीडिंग बी कंट्रोल, मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग है वो कैसे कंट्रोल होगा आपको बताना है। ठीक है, तो मॉस्किटो नेट्स का यूज करेंगे, रिप्लेंट्स का यूज करेंगे और पूरा कपड़ा पहनेंगे पूरा फुल। और मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, और आसपास जो स्टेगनेंट वाटर है उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करेंगे जिससे मच्छर का जो ग्रोथ है मस्कीटो का वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एंटीबायोटिक से रिलेटेड। सानिया सेज एंटीबायोटिक्स कैन क्योर एनी इन्फेक्शन। सानिया कहती है कि एंटीबायोटिक जो है किसी भी डिजीज को क्योर कर सकता है। इज हर स्टेटमेंट करेक्ट, क्या उसका स्टेटमेंट यह करेक्ट है। वाई और वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। गिव वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो पहला लिख दीजिएगा उसका स्टेटमेंट एकदम गलत है, सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स केवल वर्क करेगा अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज नॉट वायरल डिजीज। ओवर यूज कॉज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ओवर डोज लीजिएगा बेमतलब का लीजिएगा एंटीबायोटिक तो क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाएगा। ये ऑलरेडी सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट आपको बताते जा रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा डिस्कस हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको बार बार पढ़ चुके हैं। वैक्सीन क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या, सारा पॉइंट्स आपका क्लियर होगा क्योंकि बहुत बार पढ़ा है इसको। ठीक है, अब चैप्टर 4 को हम लोग कर लेते हैं। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, वहां से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग हम लोग का पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो जब एक वायर को ठीक है कॉइल के फॉर्म में बना देंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। वाई इज आयरन कोर यूज इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें जब आयरन कोर यूज करेंगे तो यह जो होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बी इंक्रीज। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है कैसे आप बढ़ा सकते हैं, बाय नंबर ऑफ जो कॉइलिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स है उसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर बढ़ा दीजिए, ज्यादा सेल बढ़ा दीजिए। और तीसरा आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर आप एक सॉफ्ट आयरन लगा दीजिए। अगला है हाउ कैन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बी रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो पोल है उसको कैसे रिवर्स करेंगे, तो बैटरी का जो टर्मिनल है उसको चेंज कर देंगे। बैटरी को जब चेंज कर देंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका पोल बदल जाएगा, एन एस होगा तो एस एन हो जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई ए कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड नियर ए करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के पास अगर आप कंपास नीडल रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो होता है एक मैग्नेट की तरह काम करता है और इसके कारण जो कंपास नीडल है वो भी एक छोटा मैग्नेट होता है और दोनों के बीच में डिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, ठीक है, जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट कर जाता है कंपास का नीडल। अगला है व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो हीट हो जाता है, इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। नाइक्रोम क्या होता है, उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, क्योंकि नाइक्रोम जो होता है उसका रेसिस्टेंस हाई होता है जिसके कारण वो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करता है जब उससे करंट पास करता है, इसीलिए इसका हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज करते हैं लाइक हीटर्स, स्टोव, इलेक्ट्रिक केटल इटीसी। अगला है वोल्टेइक सेल क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हीटिंग एलिमेंट क्या है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा वोल्टेइक सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है जो डिफरेंट मेटल्स का होता है और वह इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया जाता है, ठीक है, उससे केमिकल रिएक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ड्राई सेल क्या है, ड्राई सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वह सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, और यह भी अपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर रिचार्जेबल बैटरीज प्रीफर्ड ओवर ड्राई सेल। ड्राई सेल से ज्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं रिचार्जेबल बैटरी को, क्यों, क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी का हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, इसका हम लोग रिसाइकल कर लेते हैं।
हाउ डज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हेल्प लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स को जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हेल्प करता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने बर्ड्स होते हैं, फिश होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो नेविगेट कर लेते हैं और अर्थ पे जो हार्मफुल पार्टिकल्स आता है स्पेस से, उसको ये क्या करता है, बचा देता है। अगला है व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड यू टेक व्हाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीटिंग अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग अप्लायंस का आप यूज करते हैं तो क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो टचिंग वायर को टच नहीं करना है, यूज रेटेड वायर्स एंड प्लग्स, प्रिवेंट ओवर हीटिंग टू अवॉइड एक्सीडेंट। अब देखते हैं हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन। पहला है यू प्लेस ए कंपास अंडर ए करंट कैरिंग वायर एंड ऑब्जर्व द नीडल डिफ्लेक्टिंग। क्लियर है। व्हाई डज द कंपास नीडल मूव, वही क्वेश्चन आ गया। व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट इज टर्न ऑफ, जैसे ही करंट टर्न ऑफ होगा डिफ्लेक्शन समाप्त हो जाएगा, जैसे मैग्नेट था कंपास वाला वैसे आ जाएगा। हाउ कैन यू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द करंट डायरेक्शन, करंट को डायरेक्शन को आप कैसे चेक कर सकते हैं ना। क्या कीजिए, जो बैटरी का जो पोल है, जो टर्मिनल, उसको चेंज कर दीजिए तो पता चल जाएगा। डिफ्लेक्शन पहले ऐसे होता था तो अब ऐसे होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फैक्ट्री में लगता है, ए फैक्ट्री यूजेज लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू मूव हेवी मेटल पार्ट्स, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें आयरन कोर का यूज किया जाता है, क्यों, जिससे मैग्नेटिक पावर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का बढ़ जाएगा। हाउ डज द ऑपरेटर कंट्रोल द मैग्नेट, मैग्नेट को कैसे कंट्रोल करेगा, ऑन करेगा तो आयरन ऑब्जेक्ट को खींचेगा, ऑफ करेगा आयरन ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा, ठीक है। इसमें प्रिकॉशन रखना है ओवर हीटिंग के रिगार्डिंग। अगला है आपका हीटिंग इफेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन। रवि यूजेज ए कॉपर वायर एंड ए नाइक्रोम वायर इन 2 सर्किट्स इच पावर्ड बाय 1 सेल, व्हिच वायर हिट्स मोर, ठीक है। नाइक्रोम का वायर है, कॉपर का वायर है, बैटरी से जोड़ेंगे तो कौन ज्यादा हिट करेगा बता देना है। रवि को समझा देना है भाई देखो नाइक्रोम जो है आपका ज्यादा हिट करेगा क्योंकि उसके पास रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह रवि का जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है बैटरी इन ए टॉय, योर टॉय बैटरी इज डेड एंड नो लॉन्गर पावर इट। जो टॉय में बैटरी होता है वो क्या होता है, ड्राई सेल होता है। एक बार यूज करेंगे, एक बार यूज होगा, केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा और दोबारा आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस केमिकली इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है वो सारा का सारा खर्च हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में। व्हाई डज इट स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उसका पूरा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सजेस्ट सेफ वेज टू डिस्पोज ऑफ और रिसाइकल बैटरी, तो रिसाइकल बैटरी करना है या उसको हटाना है तो फेंकना नहीं है, डस्टबिन में नहीं डालना है। जो रिसाइकल करता है बैटरी वाला उसको दे दीजिए, ठीक है। तो काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब लास्ट चैप्टर है दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो पहला क्वेश्चन वही हो गया, फोर्स क्या है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स और सिंबल, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और उसका सिंबल क्या है, एन। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, याद रखिएगा। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जांपल आप लिख दीजिएगा, लिफ्टिंग, रनिंग, वॉकिंग थ्रू आवर मसल्स। फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स और ट्राई टू मूव ओवर अनदर सरफेस, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये सारा चीज आपको अच्छा से हम समझा चुके हैं। तो फ्रिक्शन क्या है, क्लियर है। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन का हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। और ये कहां पे लगता है, तो दो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है उन दोनों के बीच में लगता है। Why does friction act between two surface? दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है, इरेगुलरिटीज होता है जिसके वजह से दोनों एक दूसरे में इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उन पे जब फोर्स लगाएगा तो वह क्या करेगा, उसको अपोज करता है। अगला है व्हाट आर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, तो वही हो गया आपका व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, या एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड
मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक चार्ज और दूसरा नॉन चार्ज या दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो सिंपली लिख दीजिएगा अर्थ के रिगार्डिंग, और किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है उसको पुल करने के लिए उस फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। यह हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, और यह एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स है। वेट क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे और जो उस पे फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। वेट और मास में क्या डिफरेंस है, सिंपल क्वेश्चन है। अब थ्रस्ट या बायोन फोर्स क्या है, तो अगर किसी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट है तो यह जो फ्लूइड है उस पे जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे बायोन फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट सिंक या फ्लोट क्यों करता है, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक हो जाएगा अपथ्रस्ट फोर्स तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा अपथ्रस्ट फोर्स से तो जो ऑब्जेक्ट है आपका डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सोनाली एंड रागिनी एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेस व्हाइल साइक्लिंग अपहिल एंड डाउनहिल। अपहिल डाउनहिल पे जब जा रही हैं सोनाली और रागिनी तो अलग अलग फोर्स को वो फील कर रही हैं। व्हाई डज पेडलिंग अपहिल रिक्वायर मोर फोर्स, जब अपहिल करेंगे तो पेडलिंग के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, जब डाउनहिल करेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, अपने आप साइकिल आगे भागेगा। ठीक है, हाउ कैन फ्रिक्शन इफेक्ट देयर साइक्लिंग ऑन ए रफ सरफेस, रफ सरफेस पे साइक्लिंग को कैसे इफेक्ट करता है फ्रिक्शन, लिख देना है। ठीक है, ऊपर जाने पर क्या है, ग्रेविटी उसको पुल कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही डाउन होगा तो ग्रेविटी उसको क्या करेगा, पुल करेगा, जिसकी वजह से उसका स्पीड बढ़ जाएगा। दो बैलून वाला है, टू बैलून आर रब्ड विथ ए वुलन क्लॉथ एंड ब्रॉट नियर ईच अदर। वुलन क्लॉथ से दो बैलून को क्या किया गया, रब कर दिया गया, तो दोनों बैलून में सेम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जब नजदीक लाया जाएगा तो क्या होगा, रिपेल करेंगे बिकॉज दे हैव सेम चार्जेस। व्हाई डू दे अट्रैक्ट द वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ को क्यों अट्रैक्ट करेगा, तो वुलन से रब किए हैं तो एक में प्लस चार्ज होगा तो दूसरे में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और जो अपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, व्हाई डज दिस टेल अस अबाउट चार्जेस, तो चार्जेस के बारे में क्या बताता है, अपोजिट चार्जेस जो होगा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अपोजिट चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, व्हाइल जो सेम चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगला आपका फ्लोटिंग बोतल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ए प्लास्टिक बोतल इज पुश्ड अंडर वाटर एंड रिलीज्ड। एक प्लास्टिक बोतल को पुश किया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। व्हाट फोर्स कॉज इट टू बाउंस बैक, कौन सा फोर्स उसको ऊपर ला दिया, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स या बाउंड फोर्स। व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक था कौन फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। नेम द प्रिंसिपल एसोसिएट विद दिस इफेक्ट, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है इस इफेक्ट से, दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मेजरिंग वेट, you use a spring balance to measure the weight of different object। स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग ऑब्जेक्ट का वेट को मेजर करते हैं। हाउ डज द स्प्रिंग स्ट्रेच व्हेन ऑब्जेक्ट आर हंग फ्रॉम इट, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को हंग कीजिएगा स्प्रिंग बैलेंस से तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा स्प्रिंग, ठीक है, स्ट्रेच हो जाएगा। वाई इज द स्ट्रेच डिफरेंट फॉर ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट मास, जिसका जितना मास होगा उस पर उतना वेट होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, जिसके कारण स्ट्रेच बढ़ जाएगा। हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेट इट कैन मेजर, स्मॉलेस्ट वेट को कैसे मेजर कीजिएगा, तो जो बीच में जो पॉइंट्स है उसको आप डिवाइड करके पता कर लीजिएगा। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लास्ट है आपका फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये कैसे देख लीजिए। यू थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड एंड ऑब्जर्व इट स्लोइंग डाउन एंड कमिंग बैक डाउन। आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। व्हाट फोर्स एक्ट्स ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन कर रहा है तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, व्हाट हैपेंस एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, उसका जो स्पीड होगा जीरो हो जाएगा। व्हाई डज इट स्प्रेड अप व्हाइल फॉलिंग, ठीक है, स्पीड अप, जब गिरेगा तो स्पीड उसका क्या होगा, अप हो जाएगा, क्योंकि अर्थ उसको पुल कर रहा है।
ये सारा पॉइंट्स आपको बता दिए, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपने से। तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे देते हैं, वहां से आप इसको कर लीजिएगा कंप्लीट। तो सारे पॉइंट्स हो गए क्लियर। अब आपके हाथ में आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, लेकिन आई होप आप अच्छा कीजिएगा, क्योंकि आप इतने पॉइंट्स को कवर किए हैं और अच्छा से आप ठीक है लेक्चर को सुने हैं, ध्यान से सुने हैं। आई होप आपका जो नंबर है अच्छा आएगा, बेस्ट आएगा। बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बूस्ट कीजिए, क्रैक कीजिए एग्जाम को और बेस्ट मार्क्स लाइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे। तो पहले आप लोग एग्जाम दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, डोंट वरी, डोंट टेक मोर टेंशन।